मॉर्निंग क्लास। आई होप यू आर गुड एट योर साइड। पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार हिटलर अपनी पावर के शिखर पर था, लेकिन बेटा यहाँ पर हिटलर ने ज्यादा पाने के लालच में काफी नुकसान कर दिया। एक बहुत ही बड़ी हिस्टोरिक ब्लंडर कर दिया, जिसके कारण हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वार हार गया। और सेकेंड वर्ल्ड वार हारने के बाद इसको काफी सारा नुकसान उठाना पड़ा। Hitler now moved to achieve his long-term aim of conquering Eastern Europe. हिटलर अब आगे बढ़ रहा था अपनी लॉन्ग टर्म उद्देश्य को पूरा करने के लिए। और वो उद्देश्य क्या था कि वो पूर्वी यूरोप को जीत लेगा। He wanted to ensure food supply and living space for German. ऐसा हिटलर क्यों करना चाहता था? क्योंकि हिटलर ये चाहता था कि जो जर्मन के लोग हैं उनको खाने की आपूर्ति रहे और रहने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस मिले। इसके लिए उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की 1941 में। ही अटैक्ड द सोवियत यूनियन इन जून 1941। क्या किया भाई? हिटलर ने सोवियत यूनियन, जो कि तुम्हें पता है आज इसे रसिया के नाम से जाना जाता है, और जैसे रसिया है ऐसे ही 14 और गणराज्य थे, रिपब्लिक थे, जो मिलकर एक सोवियत संघ बनाते थे। 15 गणराज्यों से मिलकर बना है। तुम्हें पता है भाई, अकेला रसिया ही 2 कॉन्टिनेंट में आता है, तो जर्मनी ने इतनी बड़ी बेवकूफी कर कैसे दी? तो यहाँ पर हिटलर ने सोवियत यूनियन, जिसे आज रसिया के नाम से जाना जाता है, जून में 1941 में अटैक कर दिया। दिस इज हिस्टोरिक ब्लंडर। ये उस हिटलर की सबसे बड़ी बेवकूफी थी। हिटलर एक्सपोज द जर्मन वेस्टर्न फ्रंट टू ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग। तो यहाँ पर हिटलर को जो ब्रिटेन था यानी कि उसकी बमबारी का सामना करना पड़ा। द ईस्टर्न फ्रंट टू द पावरफुल सोवियत आर्मी। और जो पश्चिमी मोर्चा था वहां से पावरफुल सोवियत जो आर्मी थी उसने जर्मनी पर हमला कर दिया। The Soviet Red Army inflicted a crushing and humiliating defeat on Germany at Stalingrad। तो यहाँ पर सोवियत की जो लाल सेना थी, रेड आर्मी, सोवियत देश में हुआ करती थी। इनफ्लिक्टेड होना है तो बेटा घुटने टेकना। तो यहाँ पर सोवियत की जो लाल सेना थी उसने जर्मनी के सेना को बुरी तरह से हरा दिया, और स्टालिनग्राद जो कि सोवियत संघ में था वहां पर जर्मन सेना के घुटने टिकवा दिए। आफ्टर दिस द सोवियत रेड आर्मी हॉन्डेड out the retreating German soldier until they reached the heart of Berlin। अब सोवियत की जो लाल सेना थी वो जर्मन सोल्जर्स का पीछा करते करते जर्मनी के हार्ट तक यानी कि बर्लिन जो उसकी कैपिटल है वहां तक पहुंच गए। एस्टेब्लाइजिंग सोवियत हेगमनी over the entire Eastern Europe for half a century thereafter। यहाँ पर जर्मनी ने सोवियत का वर्चस्व स्थापित कर दिया ईस्टर्न यूरोप में पूरी आधी सेंचुरी तक, यानी कि अगले 50 सालों तक सोवियत संघ का ईस्टर्न यूरोप पर वर्चस्व स्थापित हो गया। तो ये बेटा 11th-12th का टॉपिक है। इसको अभी हम यहाँ हेगमनी क्या होती है वो इसका मीनिंग बता देती हूँ, बस इसको वहां डिस्कस करेंगे। हेगमनी होती है वर्चस्व स्थापित करना। Meanwhile, the USA had resisted involvement in the war। भाई मैंने पहले भी बताया था कि यूएसए फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी शामिल नहीं होना चाहता था, और इसीलिए यूएसए इस वार में भी इन्वॉल्व होने से बचता रहा। It was unwilling to once again face all the economic problem that the First World War has caused। जैसे कि इकोनॉमिक जो समस्याएं हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार में, इसीलिए वो विलिंग ही नहीं था
कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरह सेकंड में इन्वॉल्व हो, बट इट कुड नॉट स्टे आउट द वॉर फॉर लॉन्ग। लेकिन भाई लंबे समय तक यूएसए अपने आप को युद्ध से बाहर नहीं रख पाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि यूएसए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ना चाहता था, वो लड़ना नहीं चाहता था, उस पर तो युद्ध को थोप दिया गया था। जापान वाज एक्सपेंडिंग इट्स पावर इन द ईस्ट। अब जापान ईस्ट में अपनी ताकत बढ़ा रहा था। इट हैड ऑक्यूपाइड फ्रेंच इंडो चाइना and was planned attacks on US naval base in the Pacific। यहाँ पर जापान ने फ्रांस, इंडो और चाइना के एरिया पर अपना कंट्रोल कर लिया था और प्लानिंग कर रहा था कि यूएस की नावल बेस मतलब जो नौसेना होती है उसके ठिकानों पर, जो कि पैसिफिक सी में है, ओशियन में है, वहां पर ये हमला करेगा। व्हेन जापान एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट टू हिटलर, जैसे ही जापान को हिटलर का सपोर्ट मिला, साथ मिला, बॉम्ब द यूएस बेस एट पर्ल हार्बर, वैसे ही जापान ने यूएस का पर्ल हार्बर था उस पर अटैक कर दिया। हार्बर बेटा बंदरगाह होती है। द यूएस एंटर्ड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो इस प्रकार यूएस को ना चाहते हुए भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंटर करना पड़ा। द वॉर एंडेड इन मई 1945। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया भाई मई 1945। आप सबको पता होगा बेटा सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था 1939 में, ये काफी टाइम तक चल गया। विद हिटलर्स डिफीट, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ तो उस समय वो कैसे हुआ भाई, हिटलर की हार के साथ हुआ। एंड यूएस ड्रॉपिंग द एटम बॉम्ब ऑन हिरोशिमा इन जापान, और यूएसए ने जापान के दो शहरों पर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम डाल दिए। इन बमों के नाम फैटमैन और लिटिल बॉय था। फ्रॉम दिस ब्रीफ अकाउंट ऑफ व्हाट हैपन इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अब एक छोटा सा संक्षेप रूप में देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ। वी नाउ रिटर्न टू हेलमुथ। अब हम हेलमुथ की जो स्टोरी है उस पर वापस आते हैं और उसके फादर की जो स्टोरी थी, ए स्टोरी ऑफ नाजी क्रिमिनलिटी ड्यूरिंग द वॉर, कि किस प्रकार नाजियों ने जुल्म किए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आड़ में। द नाजी वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड व्यू का मीनिंग होता है बेटा दृष्टिकोण, कि नाजी जो पार्टी थी विश्व को देखने का उसका क्या दृष्टिकोण था, यानी कि उसका क्या नजरिया था। द क्राइम्स दैट नाजी कमिटेड वर लिंक्ड टू ए सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड ए सेट ऑफ प्रैक्टिसेस। जो भी क्राइम किए थे नाजी ने, वो एक सिस्टम था बिलीफ का और प्रैक्टिसेस का। नाजी आइडियोलॉजी वाज सिनोनिमस विद हिटलर्स वर्ल्ड व्यू। अगर हम नाजीवादी विचारधारा को देखें तो ये हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी। अकॉर्डिंग टू दिस देयर वाज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल। नाजी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग लोगों में कोई भी समानता नहीं थी, बट ओनली ए रेशियल हायरची। लेकिन यहाँ पर नस्ल संबंधी ऊंच नीच थी, यानी कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा हाई माना जाता था और कुछ को बहुत ज्यादा लो लेवल का माना जाता था। इन दिस व्यू, ब्लॉन्ड ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यन वर एट द टॉप। इस दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग ब्लॉन्ड जो ब्लू आइड मतलब नीली आंखों वाले, नॉर्डिक जर्मन आर्य लोग थे, वो इस रेस में सबसे ऊपर थे, जबकि ज्यूस थे जो, वो इसमें लोवेस्ट रैंक पे थे। लोवेस्ट मतलब बहुत ही नीचे थे। दे केम टू बी रिगार्डेड एज एन एंटी रेस एंड अर्च एनिमी ऑफ द आर्यन। तो भाई इन्हें, यानी कि जो जीव्स लोग थे, इन्हें नस्ल विरोधी माना जाता था, यानी कि इनकी नस्ल को अच्छा नहीं माना जाता था। यहूदी जीव्स को हिंदी में यहूदी कहा जाता है। और ये आर्य लोगों के, आर्य लोग कहाँ रहते थे भाई, जर्मनी में। और हिटलर अपने आप को आर्य मानता था। वो ये मानता था जो आर्य हैं वो सबसे बेस्ट नस्ल है ह्यूमन बीइंग की,
और बाकी इनके सामने कुछ भी नहीं है। इसीलिए वो आर्यों को मेंटेन करने के लिए इसने बहुत सारे लोगों को मार दिया था। All other colored people were placed in between depending upon their external feature. और जो colored people थे, रंग बिरंगे लोग थे, उनको इन दोनों के बीच में रखा था। किन के भाई? जीव्स और नॉर्डिक आर्यन के। जैसा भी इनका एक्सटर्नल फीचर था, बाहरी बनावट थी, देखने का तरीका था, उसी के अकॉर्डिंग इनको रैंकिंग दी हुई थी। Hitler's racism borrowed from thinkers like Charles Darwin and Herbert Spencer. हिटलर का जो नस्लवादी विचार था, ये उसने चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जो थिंकर हुआ करते थे वहां से लिया था। डार्विन वाज ए नेचुरल साइंटिस्ट। डार्विन था जो भाई प्राकृतिक वैज्ञानिक था। Who tried to explain the creation of plant and animal through the concept of evaluation and natural selection. यहाँ पर उसने बताया है कि उसकी जो कंसेप्ट है वो विकास और प्राकृतिक सिलेक्शन किस प्रकार क्रिएट हुआ है प्लांट और एनिमल का, इसके बारे में थी। हर्बर्ट स्पेंसर लेटर एडेड द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हार्वर्ड जो खुद एक साइंटिस्ट था, उसने भी एक विचार ऐड किया था भाई, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि वही व्यक्ति जीवित रह पाएगा जो फिट है। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति की बात नहीं की थी बेटा, यहाँ पेड़ पौधों की बात की थी। अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया ओनली दो स्पीसीज सर्वाइव ऑन अर्थ दैट कुड अडाप्ट देमसेल्व्स टू चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन। इस आइडिया के अनुसार केवल वही प्रजातियां पृथ्वी पर जीवित रहेंगी जो अपने आप को क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर पाएंगी, अपने आप को उसके प्रति ढाल पाएंगी। वी शुड बियर इन माइंड दैट, हमें ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कि डार्विन नेवर एडवोकेटेड ह्यूमन इंटरवेंशन इन व्हाट ही थॉट वाज प्योरली नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। कि यहाँ पर डार्विन ने कभी भी ह्यूमन इंटरवेंशन यानी कि मनुष्य के हस्तक्षेप के बारे में कुछ नहीं कहा। नेचुरल प्रोसेस है जो प्योरली सिलेक्शन के बारे में उसका कोई वो नहीं था। However, his idea were used by racist thinker and politician to justify imperial rule over conquer people. लेकिन भाई ये विचार जो रेसियस थिंकर थे, नस्लवादी जो विचारक थे, पॉलिटिशियन थे, उन्होंने जस्टिफाई कर दिया इंपीरियल रूल के रिगार्डिंग कि जो कनक्यूर कर रहे हैं इंपीरियल स्टेट्स को लोग, तो उस रूप में इसने इसको ढाल दिया। द नाजी आर्ग्यूमेंट वाज सिंपल, नाजियों के जो तर्क थे बड़े ही साधारण थे। द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव, द वीक वन वुड परिश। परिश होता है बेटा खत्म हो जाना। तो जो नाजी के आर्गुमेंट थे बड़े ही सिंपल थे। उन्होंने इसको पेड़ और एनिमल की बजाय किस पे ला दिया? ह्यूमन बींग पे। उसने कहा है कि जो ह्यूमन बींग, वो भी कौन? वो रेस जो स्ट्रॉन्ग है, यानी कि जो नॉर्डिक आर्य हैं, स्ट्रॉन्ग है, वही सरवाइव कर पाएंगे। जो भी वीक हैं वो खत्म हो जाएंगे। द आर्य रेस वाज द फिटेस्ट। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सी रेस थी भाई फिट? कौन सी नस्ल के लोग ज्यादा फिट थे? आर्य लोग थे। इट हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी, यहाँ पर उनको अपनी प्योरिटी को बनाए रखना है। बिकम स्ट्रोंगर, यहाँ पर उनको बहुत ज्यादा मजबूत बनना है। डोमिनेट द वर्ल्ड, और पूरे ही वर्ल्ड पर अपना वर्चस्व स्थापित करना। तो बेटा आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।